खामोशी है फिर एक शोर आएगा। आपका तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आया है। हेलो बच्चों। कभी ऐसी भी घड़ी थी, मुश्किलें आगे खड़ी थी, पर चाहते दिल में बड़ी थी। कुछ तो था ऐसा करना, सबके हालात बदलना और लेके साथ में चलना। पर हार न मानी हमने, खुश चेहरे न देखे जब तक आए शून्य से अलग तक। हम शून्य से अलग तक, आए शून्य से अलग तक, हम शून्य से अलग तक, शून्य से अलग तक। Hello viewers, Namaste all. Today in this video I am going to explain you about the chapter Atomic Structure, which deals with the properties of atoms and their extensive and intensive properties of their light and wave matter property. This video is all about atoms and molecules. ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो पहले रिवीजन कर चुके हैं और उन्हें एक वन शॉट रिवीजन चाहिए अपने उन नोट्स को रिवाइज करने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्स प्लैंक की। तो मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम थ्योरी दी, और क्वांटम थ्योरी देने के उनका एक मेन मकसद ये था कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि क्वांटम थ्योरी एक्चुअली है क्या और वो किस तरह से वर्क करती है और उसका नोटेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उसके साइन की। तो मैक्स प्लैंक कांस्टेंट का साइन था F, और लाइट को उन्होंने कहा था कि लाइट एक पार्टिकल है। दुनिया जानती थी कि लाइट एक वेव है, लेकिन उनके हिसाब से लाइट अब एक पार्टिकल था। दुनिया का मानना था कि लाइट जो है वो एक वेव है, क्योंकि वो इतनी तेज चलती है कि वो पार्टिकल मैटर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना। वो तो एक वेव की तरह जाती है, वेव की तरह आती है, कंटिन्यू फॉर्म में आती है, कंटिन्यू फॉर्म में जाती है, रिफ्लेक्ट भी होती है तो वेव की फॉर्म में। लेकिन उनका ये कहना था कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल है, और जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ जैसे कि टॉफ़ी है वो पैकेट्स में आती है, तो उसी तरह जो लाइट है वो भी एक पैकेट में आती है, और उन पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटम। तो क्वांटम ही वो पैकेट है, वो टॉफ़ी के पैकेट्स हैं जिनमें लाइट आती है, और इन्हीं पैकेट्स को हम लोग कहते हैं क्वांटम। तो इसकी कुछ डेरिवेशन है, कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें आप याद कर लें तो सही रहेगा। सबसे पहला फॉर्मूला है V=F लैम्डा। ये फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है, क्लास 7 से हम इस फॉर्मूले को पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज भी इसका वाइड रेंज ऑफ यूज़ है जो कि आने वाले फॉर्मूलेज में यूज़ होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आप इस फॉर्मूले को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई कंडीशन, कोई रूल, कोई भी इसमें ऑब्स्टिकल आपको नहीं आएगा। दूसरी बात, जो दूसरा फॉर्मूला है वो है E=HF। H यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है और F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है जो 1/टाइम पीरियड से रिप्लेस हो सकती है। H की वैल्यू है 6.626 × 10⁻³ जूल्स पर सेकेंड। जूल्स पर सेकेंड यहाँ ये सिग्निफाई करता है कि ये जो यूनिट है वो पावर की यूनिट है। पावर की यूनिट क्यों? क्योंकि जूल्स वर्क की यूनिट है और सेकेंड टाइम की। जब 1 यूनिट वर्क 1 सेकेंड में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं पावर। तो पावर की यूनिट यहाँ पे दी हुई है। अब मैक्स प्लैंक ने कहने के बाद, मैक्स प्लैंक ने तब इतना कहा तो उसके बाद आई डिक ब्रॉगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब ये हुआ कि हाइपोथेसिस का मतलब लॉ या फिर कोई रूल नहीं होता। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई एक सजेशन देना, या फिर जैसे कि अलग सर के वीडियो में बताया, उन्होंने भी यही बात कही है कि हाइपोथेसिस का मतलब ये नहीं होता है कि कोई लॉ या फिर रूल जो भी करा जाए। जो हाइपोथेसिस होता है उसका मतलब होता है कि एक सजेशन या फिर एक राय देना, अपनी बात रखना। सबसे पहले बात आई कि अगर डी ब्रॉगली ने ये कहा कि दुनिया कहती है कि जो लाइट है वो वेव है और तुम उसे बता रहे हो पार्टिकल, तो हम लोग ऐसा कैसे मान लें। तो इस वजह से बहुत बड़ा सब साइंटिस्ट को एक शौक लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दो नेचर शो करेगा, वेव और एक पार्टिकल नेचर, ऐसा उन्होंने कहा।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 2.1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर इनका हम लोग थोड़ा सा एवरेज निकालें या फिर फॉर्मूला का यूज़ करके निकालें तो ये बहुत ही ज़्यादा कम वेवलेंथ आएगी इसकी, 3.2 लैम्डा या 3.2 एंगस्ट्रॉम आएगी, जो कि सुटेबल है इसे लाने में, किसमें, एक वेव नेचर शो करने में। तो यही इस बात देख के सब साइंटिस्ट शॉक हो गए कि ऐसा कैसे होता है। पहले तो वो पार्टिकल हो सकता है या वेव हो सकता है, लेकिन अब बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव है। पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और लाइट एक वेव है, लेकिन अभी माना जाने लगा है कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव है। इस वजह से सब साइंटिस्ट शॉक में रह गए। अब आइए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। All moving particles have a dual nature like cricket ball and a ray of light। सबसे पहले ये बताया गया कि जितने भी पार्टिकल्स दुनिया में प्रेजेंट हैं उनके पास दो नेचर होंगे, डुअल नेचर होंगे। पहला नेचर जो पार्टिकल का होगा और दूसरा नेचर जो वेव फॉर्म होगा। अब इसे हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक क्रिकेट बॉल का थोड़ा सा प्रूफ करेंगे एक्सपेरिमेंट लेके। जो होगा मास उसका ले लेंगे 0.01 kg यानी कि 100 ग्राम्स, और स्पीड ले लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻34, जो कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है अपॉन 1000 इंटू 10⁻³ इंटू 20। आंसर निकल के आया 3.313 इंटू 10⁻34 मीटर, जो कि बहुत ही स्मॉल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पार्टिकल है, वेव नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा छोटा है, मतलब ये इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं है कि इसे वेव माना जाए। इस वजह से ये पार्टिकल है, वेव नहीं है। इसी वजह से मैंने यहाँ क्रॉस का यूज़ किया है दिखाने के लिए कि ये पार्टिकल है, वेव नहीं है। अब आइए बात करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के फॉर्मूले की। तो इनका लॉ था, इनका हाइपोथेसिस था कि एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल इज अ वेव हुज लैम्डा इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल्स टू h/p। यहाँ p है mv के इक्वल, और यही है मैक्स प्लैंक का फॉर्मूला। अब आइए कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज काइनेटिक एनर्जी के फाइंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। वही फॉर्मूला यूज़ करना है। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक्स में कि लैम्डा इक्वल्स टू h/p। तो p को रिप्लेस कर सकते हैं 2mke अंडर रूट से, जो कि नया फॉर्मूला बनाएगा p इक्वल्स टू 2mke। यहाँ ke है काइनेटिक एनर्जी, m है मास और 2 है इसका सब्सटेंशियल नंबर। सब्सटेंशियल नंबर का मतलब होता है कि जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, या फिर इसका कोफिशिएंट को ही सब्सटेंशियल नंबर कहते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर। अब आ जाते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। हाँ, अब ये हाइपोथेसिस नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है, मतलब कि सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि जो पार्टिकल और वेव एक बॉडी शो करती हैं, वो एक साथ कभी भी नहीं देखी जा सकती। आप इसे इससे याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इतने तेज़ चल रहा है कि जब तक हम उसका मास कैलकुलेट करेंगे वो तब तक आगे भाग जाएगा। इससे ही हम लोग याद कर सकते हैं। अब यही दिखाया गया कि साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डेफिनेटली कैलकुलेटेड। The exact and simultaneous determination of position and momentum of a moving particle is impossible. Moment measure error is equals to delta p, and position measure error is delta x.
तो डेल्टा पी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ एच हाइट नहीं है, यहाँ पे एच है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 यूनिट्स। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेस पे ऊपर। इफ द एरर इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, फाइंड एरर इन मोमेंटम। तो फॉर्मूला यूज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए दूसरे पेज में। ये पेज थोड़े से मतलब शफल्ड हो गए हैं, इस वजह से थोड़ा सा वेट करो। अब आइए बात करते हैं क्वांटम नंबर्स के ऊपर। ये अलग से का लेक्चर नंबर 5 था, 5 है, और जो इसके पहले मैंने पढ़ाया वो लेक्चर नंबर 4 का पार्ट था। अब आइए बात करते हैं लेक्चर नंबर 5 के ऊपर। तो लेक्चर नंबर 5 अपना बेस है क्वांटम नंबर के ऊपर, जो हमें सिग्निफाई कराता है कि उनके चार स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, जैसे कि उसका एड्रेस, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि उसके एड्रेस के ऊपर बात होती है, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के ऊपर। तो क्वांटम नंबर हमें ये शो करता है, ये स्पेसिफाई कराता है कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट कहाँ पे है। ये 4 नंबर पे होते हैं, यानी कि इनके 4 एड्रेस होते हैं। जैसे हमारा एड्रेस नहीं होता कि गली का नंबर, फिर मोहल्ले का, फिर कंट्री का, फिर मतलब ऐसे खूब सारे। तो यहाँ पे वो 4 एड्रेस स्पेसिफिकेशंस हैं। आइए एक एक करके इन पे बात करते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन पाए कहाँ जाते हैं, मेन बात तो ये है। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स में, अपने शेल्स में नहीं, अपने ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। वो 3D स्पेस होते हैं इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट। सबसे पहले बात करते हैं एन की। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या है? एन 0 नहीं हो सकता, एन की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और इन्फिनिटी तक होता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को ही हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साइज ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो एन से हम लोग स्पेसिफाई कराते हैं या शो करते हैं। जैसे एन की वैल्यू हो सकती है 1, हो सकती है 2, हो सकती है 3, हो सकती है बहुत सारी हो सकती है, एटसेट्रा। फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर है यहाँ पे जेड स्क्वायर है एटॉमिक नंबर और एन स्क्वायर है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फाइंड करने के लिए उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट होती है और नीचे जाने पे एनर्जी इंक्रीज होती है। अब आइए बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कुछ ऐसा है कि वो उसके शेप के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल का शेप कैसा है। जैसे कि एल जब 0 होगा तो उसका नाम होगा एस, 1 होगा तो पी, 2 होगा तो डी, 3 होगा तो एफ, 4 होगा तो पी। 0 जब होता है तो उसका नाम एस होता है और उसे स्फेरिकल की तरह नोट किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। जब 1 होगा तो पी होगा डबल शेप, 2 होगा तो डबल डबल, 3 होगा तो 8 डबल्स और 4 होगा तो उसके लिए भी कुछ होता है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं, इसमें से यहाँ स्पेसिफाई मैंने नहीं किया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। सबशन जो होती है वो सिग्निफाई होती है एजीमुथल से। तो एजीमुथल कैसे डिफाइन करते हैं ये आइए जानते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ले लिया
सेक्शन नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 L इक्वल्स टू 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3। तो जो L की वैल्यू होगी 0 के बराबर हो सकती है और उसके इक्वल भी, मतलब 0 के इक्वल हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है, और n-1 तक की वैल्यू होती है। तो जैसे n की वैल्यू जो हम लोगों ने ली 1, तो L होगा 0 और वो होगा 1s में। जैसे L की वैल्यू ले ली हम लोगों ने 2, तो 0 और 1 मतलब 2s और 2p। 3 ले ली तो 0 1 2, या फिर मतलब कि 3s 3p 3d। 3 ली तो 0 1 2 3s 3p 3d। 4 ली तो 0 1 2 3 4s 4p 4d 4f। अब आते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पे। वो कैसे डिफाइन होता है? वो होता है h/2 या फिर l+1 अंडर रूट l+1 से। अब ये बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, m। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात होती है, जब भी बात होती है ऑर्बिटल की, नंबर ऑफ ऑर्बिटल की, तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से शो होता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L से बड़ा या उसके इक्वल होता है और +L तक होता है, 1+L तक होता है। यहाँ 1 लिखना मैं भूल गया हूँ, लेकिन 1+L तक होता है। इसकी टेबल दी हुई है। L तब 0 है तो वो S होगा, M होगा 0, तब 1 होगा, तब 1 होगा तो P होगा -1 0 1, 2 होगा तो D -2 -1 0 1 and 2, तब 3 होगा तो F -3 -2 -1 0 1 2 and 3। ऐसे करके इनके डब्बे भी बढ़ते जाएंगे, जैसे होंगे वो बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सबशेल कैसे निकालेंगे? 2l+1 मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर और उसमें 1 जोड़ देंगे, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर का दुगना करके उसमें 1 ऐड कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अब आते हैं ऑफ बॉस प्रिंसिपल के ऊपर। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड सबशेल बताता है ये। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+L, मतलब कि एनर्जी जो होगी तब भी आपको एनर्जी निकालने को दी जाए, n+L से निकालें जब उसकी, मतलब देखिए अगर जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन की 4 एनर्जी देती क्वेश्चन में और पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, तो पहले देखो L, अगर L बराबर है तो फिर देखो N, और अगर N भी बराबर आ रहा तब देखो n+L। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है, आप इन्हें नोट्स में अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इसकी टेबल के ऊपर। तो 1s है तो n+L कितना होगा? 1 + 0 तो 1 आ जाएगा 2s में, ऐसे करके 2 + 0, फिर 2p में 2 + 1, 3s में 3 + 0, 3p में 3 + 1, 3d में 3 + 2 और 4s में 4 + 0, 4p में 4 + 1, ऐसे करके होता जाएगा। अब आइए बात करते हैं एनर्जी के ऊपर। तो 1s की एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा होगी 4d की। बात करते हैं हंस रूल के बारे में। हंस रूल क्या कहा जाता है? हंस रूल कहता है कि जो सबसे पहले कौन से उसमें भरा जाएगा, कि ऑर्बिटल में कौन से उसमें भरे, तो सबसे पहले यही इसी बात के चक्कर में, इसी वजह से आया हंस रूल। किस वजह से आया? कि देखिए हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तक तो सब ठीक था, लेकिन जब कहानी पहुंची कार्बन में तो ये दिक्कत आई कि अब ऑर्बिटल किस में भरे, इलेक्ट्रॉन भरे तो भरे किस में? पहले में भरे, दूसरे में s में भरे, p में भरे, d में भरे, कि f में भरे, कि 1s में भरे, कि 2s में, कि 2p में, फिर 3p में, 3d में, किस में भरे? तो इसलिए आया हंस रूल। अब हंस रूल किस में है, किसके ऊपर बेस है? बेस ऑन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के ऊपर, कि किस में पेयर करना है। तो देखिए ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का सबशेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स में सबशेल इज हाफ फिल्ड विद पैरेलल स्पिन, मतलब कि जो n होगा वो 1s 2 2s 2 2p 3 तो होगा, लेकिन अगर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें पैरेलल स्पिन में इलेक्ट्रॉन तक भरने चाहिए, उसके बाद ही उसमें भरेगा। अब आ जाते हैं अगले पेज पे।
पास जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है 3D की, लेकिन एक्सेप्शन इसमें H एटम हीलियम प्लस का और Li 3 प्लस का की एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके n के n प्लस r के प्रोपोर्शनल नहीं होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, जो आप ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पेज पे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n इक्वल्स टू 3 एंड s इक्वल्स टू -1/2। n की वैल्यू दी गई है 3, s की वैल्यू दी गई है हाफ। बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखना है n l m और उसके बाद लिखना है इलेक्ट्रॉन जितने भी आ जाए वो। यह n l m, फिर यहाँ पे n की जगह इसमें o की जगह दूसरी चीज़ होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक की जगह वो स्पिन नंबर होगा। यहाँ पे स्पिन नंबर में लिखना भूल गया था, s से डिनोट होगा। तो 3 आया, l की वैल्यू आया 0 1 2, m भी वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन जैसे इन्होंने काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 1 2 मतलब 1, फिर 1 2, फिर 1, फिर 1 2 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन आ गए। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक एरो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे दो एरो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, खाने के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे एक खाना एक ब्लॉक है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया। ऐसे करके आप कर सकते हैं। अब आते हैं लेक्चर नंबर 8 के ऊपर। 7 लेक्चर कंप्लीट हो